विद्यार्थी नमस्कार, मैं एन के यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज नंबर 2 का विश्लेषण करेंगे और उस परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने शेयर करेंगे। साथियों, आज भूगोल के द्वितीय संस्करण में सीधा क्वेश्चनों के सीरीज पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है जिसको हम देख रहे हैं कि पाक स्ट्रेट जल संधि किनको जोड़ती है। साथियों, पाक एक्चुअल में ये जो शब्द है ये इस तरीके से है, इसमें एल साइलेंट होता है और आप देखिए ये जो पाक स्ट्रेट है वो आपने देखा होगा, ये अपना भारत है और भारत के यहां पर श्रीलंका, ये श्रीलंका है। आप देखिए भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी राष्ट्र है और यहां एक खाड़ी है जिसे आप कहते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल के इधर एक और खाड़ी है जिसको आप कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये मन्नार की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है। देखिए, जल संधि, जल का मतलब पानी होता है और संधि का मतलब जुड़ा होता है साथियों। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखिए पाक स्ट्रेट जल संधि किन किन को जोड़ती है। तो ऑप्शन पर नजर डाल लेते हैं। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, पहला ऑप्शन है। दूसरा, मन्नार की खाड़ी को खंबात की खाड़ी से। तीसरा, कच्छ की खाड़ी को खंबात की खाड़ी से और लाल सागर को अरब सागर से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीधा आप देखिए यहां पर बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिहाज से। सुमेलित कीजिए, यानी आपको मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा परीक्षा में आ रहे हैं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है साथियों। तो देखिए यहां पर एक तरफ जल संधि दी हुई है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको वो अलग करने वाले क्षेत्र, क्योंकि जल संधि से जो तात्पर्य होता है, मैं 2-3 चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। जल संधि को ही हम चैनल कहते हैं, जल संधि को ही हम जल डमरू कहते हैं। देखिए, जल डमरू से तात्पर्य हमें ऐसा लगता है, देखिए दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला संकीर्ण क्षेत्र जल संधि कहलाता है और जो स्थलीय भाग को अलग करता है। तो एक तरफ जल संधि है और दूसरी तरफ उनको अलग करने वाले परिक्षेत्र है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पाक जल संधि। तो सिंपल सी बात है, भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। ऐसे क्वेश्चनों में आप छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं। यहां पर दूसरा परिक्षेत्र देखिए, बेरिंग जल संधि। अब जब बेरिंग जल संधि आप सब जानते हैं किसको करेगी, यहां पर देखिए अलास्का को रूस से। आप अगर देखेंगे ये अपना उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, यहां पर अलास्का है, ये बेरिंग जल संधि है। इधर चुकची प्रायद्वीप यानी साइबेरिया वाला इलाका है। तो आप यहां पर देखिए अलास्का को रूस से, ये यानी पहला जो ऑप्शन होना चाहिए 3 नंबर, तो ये तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें से और इसमें से है, तो यहां पर देखिए डी में अपना कितना आ रहा है? 2 नंबर। तो डी में यहां 2 नंबर है नहीं, 4 नंबर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है सीधे तौर पर राइट हो जाएगा। डोवर जल संधि ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ती है और जिब्राल्टर स्पेन को किससे? उत्तरी अफ्रीका। तो बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी होती है? 2 बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर समझिए साथियों। 1 नॉटिकल मील इक्विवेलेंट 1.824 किलोमीटर, राइट? इट मींस 1 नॉटिकल मील इक्विवेलेंट 1.824 किलोमीटर। 1 समुद्री मील 1.824 किलोमीटर, यानी लगभग मैं 1800 मीटर कह सकता हूं 1 नॉटिकल मील में। तो अब बड़ी बात यह आती है कि किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में आपको यह पता होना चाहिए कि उसकी प्रादेशिक जलीय सीमा जो होती है वो 12 नॉटिकल मील होती है, राइट? तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर। यहां पर देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? साथियों, 2 बातें आप बड़ी स्पष्ट तौर पर समझिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का, यानी अगर हम बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। आप जानते हैं
पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो वहां पर जो लैंडेबल सेक्टर है वो कितना है, 36 करोड़ एक्सपेक्टेड वाटर का है और 14 करोड़, ठीक है, वर्ग किलोमीटर जो है वो किसका है, वो लैंडेबल है। अब आप देखिए हमारे पास जो भारत का कुल परिक्षेत्र है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का हो जाएगा, एक्चुअल में यहां पर 2.4 लिखा है। देखिए कुछ किताबें इसको 2.43 लिखती हैं, कुछ किताबें इसको 2.45 लिखती हैं। 2.4 लिखा है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि 2 पॉइंट और कितना, लगभग 40। तो भूगोल में आप सस्पेंस में मत रहिए, बिल्कुल स्थिति को बड़ा क्लियर और बड़ा स्पष्ट होना चाहिए साथियों। यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4, ठीक है, प्रतिशत। और एग्जैक्ट अगर आपको ध्यान रखना है तो 2.43%। इस बात को एनसीईआरटी भी लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। बाब ए मंदेव जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो पहले तो यही बात समझ में आ जानी चाहिए कि बाब ए मंदेव जल संधि किस महासागर में, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है हिंद महासागर। आपको लग रहा होगा कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो देखिए ये क्योंकि टेस्ट सीरीज है इसमें थोड़ा फास्ट पढ़ाना भी पड़ेगा, समय कम है द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। तो अगर हम जल्दी से इसको हल करेंगे तो आपका भी समय जाया नहीं होगा और मैं समझ सकता हूं आपके लिए अब समय कितना कीमती है। साथियों देखिए यहां पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। यहां पर लाल सागर को ओमान की खाड़ी से, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से, और यहां पर देखिए ओमान की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी। तो आप यहां पर जल संधि की बात की है उसने, बाब ए मंदेव जल संधि। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी करिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से बताइए। ये बाब ए मंदेव जल संधि हिंद महासागर, देखिए सही इसका उत्तर आपको देना है और आपको पता भी होना चाहिए, जल्दी करिए। नेक्स्ट देखिए यहां इसका राइट आंसर आ जाएगा लाल सागर को ओमान की खाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत संलग्न क्षेत्र की दूरी है। मैं आपको इसका थोड़ा सा एक सिस्टम समझा देता हूं कि दो राष्ट्रों के बीच में या दो राष्ट्रों के मध्य अगर समुद्र है या जलीय सीमा है तो उस जलीय सीमा का वर्गीकरण किया गया है। विद्यार्थियों एक संस्था है यूएनओ, और यूएनओ ने 1994 में एक समझौता कराया राष्ट्रों के बीच जिसे कहते हैं अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए 1995 में, राइट। अब आप देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है। मान लीजिए हम भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत के इस आधार रेखा से, ध्यान से देखिए, इस आधार रेखा से भारत के 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है क्षेत्रीय सागर। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में 24 नॉटिकल मील तक का जो सेक्टर है वह कहलाता है संलग्न क्षेत्र, ठीक है, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं आवीक्षण मंडल। और इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का, 200 नॉटिकल मील तक का जो सेक्टर है वो कहलाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और 200 नॉटिकल मील के आगे जो क्षेत्र है वो कहलाता है हाई सी, उच्च सागर। तो अब उसने पूछा कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत संलग्न क्षेत्र की दूरी, तो आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र की दूरी कितनी हो जाएगी, 24 नॉटिकल मील। यस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नॉटिकल मील। बहुत अच्छा प्रश्न है, आजकल ट्रेंड पर चल रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यहां पर देखिए दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका मतलब अब ये प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, दक्कन पास के संदर्भ में बात कर रहा है साथियों। और दक्कन पास के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो आप यहां पर समझ पाएंगे कि दक्कन पास के जो हमारा देखिए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और फिर यहां होता है लघु अंडमान। तो ये मैं आपको समझा देता हूं पूरा ही। उत्तरी अंडमान, फिर यहां पर सबसे बड़ा द्वीप आप सब जानते हैं ये कौन सा है, मध्य अंडमान है। फिर यहां पर एक हमारा और क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं दक्षिणी अंडमान, और यहां पर जो आप देखेंगे वो क्या है, लघु अंडमान।
तो साथियों यहां आप देखिए इन दोनों के बीच में यानी दक्षिणी अंडमान या लघु, और लघु को हम छोटा भी कह सकते हैं साथियों, छोटा अंडमान। देखिए अंडमान और निकोबार, ये नाम हमारे भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, आप जानते हैं, और 8249 वर्ग किलोमीटर। आप ये भी जानते हैं साथियों कि ये यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अंडमान और निकोबार चूंकि जनजातियों के नाम पर ये द्वीप नामांकित किए गए हैं, तो भारत के तटीय क्षेत्र से सुदूर समुद्री क्षेत्र में यानी बे ऑफ बंगाल में स्थित द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप कहलाते हैं, जो जनजाति के नाम पर नामांकित हैं। और आप देखिए ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है। अब उसने एक प्रश्न पूछा है कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दक्षिणी अंडमान और यहां पर देखिए लघु या फिर हम कह सकते हैं छोटा अंडमान। तो आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर बहुत स्पष्ट देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा स यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, भारत का कौन सा भू-आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सब जानते हैं कि इंडिया को बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है फिजिकली रूप से, परंतु आप यह भी जानते हैं कि एनसीईआरटी इसको 6 पार्ट में डिवाइडेड करती है, राइट। लेकिन हमें मोस्टली 5 पार्ट डिवाइडेड मानने हैं। और यहां पर पूछा है सबसे पहले जो पार्ट बना वो प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा एक बात और है, अगर प्रायद्वीपीय पठार का भी अगर कोई भाग पूछ ले कि वो कौन सा, तो सबसे प्राचीनतम यदि कोई पर्वतमाला मानी जाएगी भारत के संदर्भ में तो वो कौन सा होगा, क्योंकि राजस्थान में कई बार पूछ लेता है। जैसे राजस्थान के 4 भौतिक विभाग हैं, मैं आपको बता भी देता हूं। ये कौन सा है, थार का मरुस्थल, दूसरा कौन सा है अरावली, तीसरा कौन सा है पूर्वी मैदान, और चौथा कौन सा है तो यह है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, राइट। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन आ गए। तो सबसे पहले राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग बना, अरावली, दूसरा कौन सा बना दक्षिणी पूर्वी पठारी, तीसरा कौन सा बना, तो हमें ये ध्यान में रखना है यहां पर कौन बन जाएगा थार का मरुस्थल, और सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा पूर्वी मैदान, ठीक है, राइट। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। आज थोड़ा सा फास्ट है हम लोग, उसके पीछे कारण है, ये क्वेश्चन आप डिलीट मानिए क्योंकि इसके ऑप्शन गलत है, ये दरअसल पहले ही गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न, सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है आज की डेट की। अगर मैं बात करूं तो साथियों ये प्रश्न सबसे ज्यादा ट्रेंडेबल प्रश्न है। यहां पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहां पर देखिए एक तरफ हिमालय दिए हुए हैं, और ये हिमालय का जो वर्गीकरण है ना, ये क्षेत्रीय वर्गीकरण है, ठीक है, लोकेलिटी रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन, हिमालयन माउंटेन, राइट। और साथियों यहां पर देखिए पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम। अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें तो आपको मैं बता भी देता हूं आपकी जानकारी के लिए। इस ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक तरीका है, ये हिमालय, यहां पर एक नदी डाल दीजिए। सबसे ऊपर नदी जाएगी कौन सी, सिंधु, फिर दूसरी नदी कौन सी है सतलज, तीसरी नदी कौन सी है, तो यहां पर देखिए यहां पर आपकी नदी है ये लीजिए, फिर यहां पर नदी है आपकी शारदा, फिर यहां पर नदी आपकी कौन सी आ रही है तिस्ता, राइट, और ऊपर से यहां नदी आ रही है कौन सी ब्रह्मपुत्र। अब अपने को ये ध्यान में रखना है, इस तरीके से आप एक बना लेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। अब साथियों यहां पर देखिए पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में, बहुत अच्छा, यहां पर आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। असम में कौन सी नदी बहती है, तो यहां पर आप देखिए दिहांग नदी का प्रयोग किया गया। आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, दिहांग नदी को ही हम क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर असम हिमालय में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है। यहां पर दूसरा देखिए, यहां आप देखेंगे नेपाल हिमालय में काली और क्या हो जाएगा तिस्ता, और कुमाऊं हिमालय में हो जाएगा सतलज और काली। काली नदी को ही शारदा नदी कहते हैं। अब आपके पास बिल्कुल पूरे ऑप्शन क्लियर हो गए। तो ए में सबसे पहले ए में आप 3 देख लीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, तो कुमाऊं में 3, 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये राइट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, अफ्रीका की कौन सी नदी क्रमश है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमश पर गौर करिए, मकर रेखा को मकर व भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए दुनिया में 3 रेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण है,
एक होती है कर्क, दूसरी होती है भूमध्य और तीसरी होती है मकर। तो देखिए यहां पर ये आपकी कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। साथियों आप सब जानते हैं कर्क रेखा को काटने वाली जो नदी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक नदी है जिसका नाम है माही। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी। भूमध्य रेखा को काटने वाली कांगो या जिसको हम जायरे कहते हैं। और यहां पर देखिए मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है अफ्रीका महाद्वीप में वो कौन सी है? लिम्पोपो। अब आपका प्रश्न देखिए यहां पर पहला मकर पूछा है और फिर भूमध्य, क्योंकि क्रम से पूछा है। तो मकर में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ जाएगी? लिम्पोपो, और फिर आ जाएगा जायरे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, एंजिल जलप्रपात। ये देखिए आपने एक देश का नाम सुना होगा, वेनेजुएला, राइट। और वेनेजुएला में साथियों एक नदी बहती है जिसका नाम है ओरोनिको, ठीक है, ओरोनिको नदी है। और यहां पर देखिए इसी वेनेजुएला में ये जलप्रपात बना हुआ है जिसकी ऊंचाई की मैं अगर बात कर लूं तो इसकी ऊंचाई होती है 979 मीटर, ठीक है। ओरोनिको की सहायक नदी है जिसका नाम हम कहते हैं कैरो, ठीक है। तो उसके ऊपर ये बना हुआ है 979 मीटर, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी, ठीक है, शरावती नदी पर है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सैनकाकू द्वीप किन देशों के मध्य विवादित स्थल है? आप देखिए जापान, होक्काइडो ये पहला द्वीप है ऊपर, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ठीक है, ये क्यूशु है, राइट। ध्यान रखिए ये 4 द्वीप है। ये कौन बसा हुआ? जापान। और यहां क्यूशु के यहां पर देखिए इधर ये चीन वाला जो क्षेत्र है नीचे की तरफ, मैं सीधा डायरेक्टली कह रहा हूं आपको, तो आपको ये ध्यान में रखना है इनके बीच में ये जो है ना सैनकाकू, ये क्या है? ये सैनकाकू द्वीप है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसको कहते हैं दियाओयू, ठीक है, दियाओयू द्वीप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा है आरपीएससी ने पहले भी, मुझे ध्यान है कि आरपीएससी इस क्वेश्चन को पहले भी पूछ चुकी है, ठीक है साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप इसको बहुत इजीली इसको अपन सरलता के साथ में सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन में क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में भी रखना है। और वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो द्वीप है इसमें एक्चुअल लड़ाई क्या है? लड़ाई क्या है कि ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है इस द्वीप पर, ठीक है। तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा विवाद चल रहा है। कोई दोनों देशों के बीच में, हर आदमी चाहता है, स्वाभाविक बात है कि मैं भी दुनिया के संसाधनों पर अपना अधिकार जमाऊं और अपने देश को समृद्ध बनाने का कार्य प्रत्येक राष्ट्र करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो उठते हैं। देखिए आजकल आपने नाम सुना होगा विली विलीज, ये ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं साथियों। आपने हरिकेन का नाम सुना होगा, आपने टोर्नेडो का नाम सुना है, आपने टाइफू का नाम सुना होगा जिसे आप टाइफून कहते हैं, आपने टेफू का नाम सुना होगा। तो यहां पर जो पूछ रहा है वो टोर्नेडो की बात कर रहा है। तो टोर्नेडो कहां चलेंगे? कैरेबियन सागर में। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपके पास दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि सर हरिकेन कहां चलते हैं? तो हरिकेन दक्षिणी चीन सागर में चलते हैं। यहां तो कौन सा चलता है? हरिकेन चलता है, ठीक है। यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है यहां पर, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह हो जानी चाहिए आपकी यहां पर कि विल्ली कहां पर? तो विल्ली कहां चलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरेबियन सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इटली में रक्त वर्षा कराने वाली पौने कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये यूरोप का पार्ट है और ये एक राष्ट्र है जिसका नाम है इटली। और इटली के यहां पर साथियों एक तट है जिस तट का नाम है एड्रियाटिक सागर, राइट। ये एड्रियाटिक सागर है। और आपको ये पता भी होना चाहिए साथियों कि यहां पर नीचे ये वाला पार्ट है अफ्रीका, और अफ्रीका के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसे हम सहारा का मरुस्थल कहते हैं। यहां से पौने चलती हैं और पौने यहां से इस क्षेत्र पर देखिए जाकर वर्षा कराती हैं। और जो वर्षा कराती हैं तो वह इस मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टी
के साथ में मिट्टी, क्योंकि बालू रेत है, आप देखिए कि साथ में आर्द्रता का संयोजन होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर क्या हो रही है, रक्त वर्षा हो रही है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बाकी फिर भी। और इन पवनों को, सहारा के मरुस्थल से एड्रियाटिक तट पर जाने वाली पवनों को शिराको पवने कहते हैं, और इन्हीं इटली में रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, दो प्रश्न बेसिकली बहुत पूछे जाते हैं। हार्मट्टन पवने, डॉगडर पवने कहलाती है, वो भी यहां से इधर की तरफ गिनी के तट पर जाती है, और एक ये प्रश्न। दोनों प्रश्नों को आप कंफर्म कर लीजिए, ये बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। किस महासागर को वैनिशिंग ओशन यानी छिपा हुआ महासागर कहा जाता है? तो देखिए, इसका तो सीधा उत्तर है आर्कटिक सागर। राइट आंसर हो जाएगा, छुपा हुआ महासागर कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और सरल भी है। कुछ लोग इसको नहीं जानते, बाकी बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को कहते हैं ग्योट, कटक, वितलीय पहाड़ी, और यहां पर न्यूजन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्योट। एक्चुअल में क्या है, जैसे ये समुद्र है, ये समुद्र तल है, और समुद्र तल से जैसे ही आप समुद्र पे जाते हैं तो ये उसका नितल है, और समुद्र नितल से कई बार क्या होता है, पानी यहां तक भरा है, नीचे पूरा पानी भरा है। कई बार क्या होता है, कोई पहाड़ी ऊपर तक निकल आती है, यानी समुद्र तल से ऊपर। ठीक है, और समुद्र तल से ऊपर जब ये निकल जाती है तो यहां पर समतल जो भाग है वो ऊपर बिल्कुल समतल भाग हो जाता है पहाड़ी ऊपर से, उसे हम ग्योट कहते हैं। यानी ये महासागरीय नितल के उच्चावच हैं, जिनमें एक ग्योट है, और ग्योट समुद्री पहाड़ी को कहते हैं जो समतल चोटी समुद्र तल से कहां निकल आती है, ऊपर निकल आती है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, जल लवणता की प्रवणता को दर्शाता है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जल लवणता की प्रवणता को दर्शाता है, इसमें देखिए थर्मोकेलाइन, हेलोकेलाइन, पास्कोलाइन और सार्लटोसाइन। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोकेलाइन। राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल की लवणता की प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है दर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हेलोकेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि समुद्रों में जो औसत लवणता होती है वो 35 ग्राम ये प्रति हजार। ठीक है, ये बहुत प्रश्न ये इस तरीके से 35 ग्राम प्रति हजार, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? देखिए, आपको ये पहले भी पता हो जाना चाहिए, ये तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आप जानते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है, जिस नदी का नाम, ये देखिए यहां से मध्य क्षेत्र से जाती है और यहां हिंद महासागर में गिरती है, और हिंद महासागर में जो ये नदी गिरती है, इसमें आप देखिए यहां पर इस नदी के ऊपर, इस नदी का नाम है साथियों जाम्बेजी। क्या है? तो देखिए जाम्बोजी या जाम्बेजी भी कह सकते हैं। इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है, और उस जलप्रपात का नाम क्या है? उस जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी। ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में ये नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वैसे तो विश्व के सबसे ठंडा स्थल, देखिए सियाचिन भी ठंडा है, स्कांगो भी, हेलिफेंस भी, वो अलग बात है, लेकिन उसने सबसे ठंडा पूछा तो बरखोयांसक। ये अक्सर बेसिकली लैंड का हम ये कह सकते हैं शीत ध्रुव माना जाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है बरखोयांसक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांस हिमालय भाग है। देखिए, मैं दो चीजें आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि हिमालय का सबसे ऊपर का पार्ट, सबसे पहला पार्ट है ट्रांस। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में कौन सा है? महान हिमालय। महान के बाद में कौन सा है? लघु। और लघु के बाद में कौन सा है? शिवालिक। राइट, अब आप देखिए ये तीन जो भाग दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये तो कहलाते हैं तेथी सागर के अवशेष। मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि अवशेष कहलाते हैं। और तेथी सागर, इसके नीचे आता है उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो भी किसका भाग है? तेथी सागर का। अब बात आती है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय एक्चुअल में यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, यूरेशियन, और यूरेशियन प्लेट का जो भाग है तो वो किसका पार्ट है? अंगारा लैंड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगारा लैंड। क्योंकि अक्सर लोग ये मानते हैं, देखिए बेसिकली अगर प्रश्न सीधा आए कि हिमालय
किसका अवशेष है? तो नो डाउट त्रिटिश सागर, बहुत क्लोजली मैं कह रहा हूं इस प्रश्न को, आपको यही उत्तर देना है। लेकिन जब वो ट्रांस हिमालय की बात करेगा तो वहां आपको अंगारा लैंड की बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह है, तो चारागाहों का स्वर्ग कहलाने वाला देश कौन कहलाएगा? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, न्यूजीलैंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप स्थित है? आप अपने भारत को जानते हैं, ये भारत है, ऊपर से नदी आ रही है और इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। आप जानते ही हैं, ब्रह्मपुत्र असम के अंदर इसी नदी के बीच में ये नदी बह रही, इस नदी के बीच में द्वीप है और उस द्वीप का, ठीक है, हम कहते हैं उस द्वीप को माजुली। क्या कहते हैं? माजुली द्वीप। किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस नदी द्वीप का नाम क्या है साथियों। तो उस नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप है। ठीक है, अब वो किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र में है, असम में है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, स्टेनली एंड लिंग्विस्टन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये लीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहां पर ये रेखा गुजर रही है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा यहां से काटते हुए गिनी खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस नदी का नाम है कांगो ओब्लिक जायरे और इसी नदी को हम मध्य अफ्रीका का हाईवे भी कहते हैं। ठीक है, तो मध्य अफ्रीका का क्या कहते हैं? हाईवे का हाईवे भी कहते हैं। राइट, तो इस नदी के ऊपर दो यहां पर बने हुए जल प्रपात, तो कांगो और जायरे, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे कम जन घनत्व वाला महाद्वीप है? आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। यहां पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री नॉट एज कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओशनिया एज ए कॉन्टिनेंट नॉट एज कंट्री, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द ओशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, इज ऑस्ट्रेलिया, सो ऑल्सो कॉल्ड इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओशनिया। मेरा कहने का तात्पर्य साथियों यह है कि ओशनिया महाद्वीप होता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। उसका सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, जैसे न्यूजीलैंड भी इसके अंदर आता है, फिजी आता है, टोंगा आता है, टुवालू आता है, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे कम जन घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ओशनिया। ऑप्शन में अक्सर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, बाकी दोनों ही सही है, बेसिकली उसी का नाम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है? 23,623 के समथिंग प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों वाला देश, जो दुनिया का सबसे ज्यादा जन घनत्व रखता है, वो देश मकाऊ है। और आरपीएससी तो सेकंड ग्रेड में साथियों ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछती है। अभी ये प्रश्न जो है वो पीटीआई एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो पीटीआई के एग्जाम में ये प्रश्न आया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में भी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? पोतवाहक नहर कौन सी है विश्व की? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कील नहर, ये तो बाल्टी से कील उत्तरी, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर जोड़ती, ये तो नहीं है। पनामा नहर, ये उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती, ये भी नहीं है। सू नहर, तो ये तो फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, पंच झीलों में, जिसे आप ग्रेट झीलें या महान झीलें कहते हैं, वहां पर है। स्वेज नहर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर। आप देखिए, ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर। लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से और सागर से। ठीक है, ये नहर है, कौन सी है? तो साथियों ये है स्वेज नहर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए, मैं आपको दो चीजें आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं साथियों। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। दुनिया की सबसे चौड़ी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकीज।
और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। राइट, बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत स्पष्ट भी हो जाना चाहिए। अब चूंकि एंडीज पर्वतमाला किसमें है? दक्षिण अमेरिका में। रॉकी पर्वतमाला किसमें है? उत्तर अमेरिका में। और हिमालय पर्वतमाला किसमें है? एशिया में। ठीक है, तो आपको बहुत स्पष्ट भी बात हो जानी चाहिए। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पूछिए तो क्या हो जाएगा? रॉकीज पर्वतमाला। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों की दिशा होती है। ये तो एक अजीब प्रश्न, यानी जिसको हम अजीब तो नहीं कह सकते, अजीब से मेरा तात्पर्य एक अच्छा थोड़ा सा डाइवर्जन वाला क्वेश्चन आया है जो बच्चे को विचलित करने की अवस्था में। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री से यहां पर आप देखिए नीचे ये वाला पार्ट है 30 डिग्री साउथ, यानी दक्षिणी गोलार्ध है। इससे इधर जो चलती हैं ये पवने तो कहलाती है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने, और 30 से 60 डिग्री के मध्य इस तरीके से पवन चलती हैं, उन्हें हम कहते हैं दक्षिणी पछुआ पवने। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने, तो उसने दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने पूछी है। अब हमें जब भी दिशा की बात आएगी तो ऐसे कर रहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब चूंकि साथियों ऐसे चल रही हैं तो इसका मतलब उत्तर पश्चिम से क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर नंबर बैक यानी बी, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ जाता है 3rd नंबर क्वेश्चन, भारत में जीडीपी निम्न क्षेत्रों के उनके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम। देखिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, एक राष्ट्र की घरेलू सीमा में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीडीपी कहलाता है। राइट, अब बहुत स्पष्ट है। अब होता क्या है कि जीडीपी, जब किसी देश जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो आधुनिक समय में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है सेवा क्षेत्र, दूसरे नंबर पर देता है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब यहां पर उद्योग, ठीक है, से है, औद्योगिक अवसंरचना से, और तीसरा कृषि क्षेत्र यानी लगभग 54%, 27%, और यहां पर देखिए लगभग 17%। मैं ये मान लूं एक्सप्रोक्सीमेट, मैं बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं आपको। तो वर्तमान समय में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान पहला किसका है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब, इससे मतलब मेरा ये तृतीयक क्षेत्र से। दूसरे नंबर पर औद्योगिक क्षेत्र और तीसरे नंबर पर क्या है? कृषि क्षेत्र। राइट, बहुत क्लियरली इसका उत्तर है। लेकिन हां, यह बात सही है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर, सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि। राइट, इस बात को आपको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको 2 बातें और बताता हूं। मुझे याद है आरपीएससी ने 2nd ग्रेड में भी ऐसे प्रश्न पूछे थे, और जब आरपीएससी ने 2nd ग्रेड में ऐसा प्रश्न पूछा था तो उसने पूछा था स्वतंत्रता के समय जीडीपी में योगदान, जीडीपी में, तो उसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का था? कृषि का। ठीक है, तो उस समय कृषि, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, अवरोही क्रम यानी ज्यादा से कम की ओर। तो आज के डेट में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग, और यहां पर प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि कार्य में ही लगी हुई है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, किन गैसों के प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है? एसिड रेन। तो ये तो आप सबको पता होगा, SO2 ठीक है। और यहां पर देखिए यानी सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें। तो यहां पर राइट आंसर भी दिया नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर ऑप्शन नंबर सी यानी इस बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है ये पूछा है, इस पर आपको थोड़ा सा फोहन बिल्कुल स्विट्जरलैंड में चलती है, बिल्कुल राइट है, ये तो सही है।
पेम्पेरो, बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हबूब, बिल्कुल सूडान में। यस, बुरान, दैट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। बुरान कहां चलेगी? बुरान चलेगी साइबेरिया, साइबेरिया। और कहां पर? मंगोलिया, मंगोलिया, साइबेरिया और मंगोलिया, यानी उत्तरी एशिया के ध्रुवीय क्षेत्र को हम मान सकते हैं। तो इसका ये सुमेलित नहीं है, ये होना चाहिए, गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, साइबेरिया और मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 32, बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको हम देख रहे हैं। टार्टर जलसंधि किन प्रदेशों को अलग करती है? तो उसने अलग पूछा है, किस किस को अलग करती है। ठीक है, टार्टर जलसंधि, तो बहुत कुछ किताबें इसको ऐसे भी लिख देती हैं, जापान रूस, ये भी नहीं होगा। फिलीपींस रूस, टर्की और रूस, इसका उत्तर हो जाएगा सखालिन द्वीप व रूस को क्या करती है? अलग करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और देखिए, उसने प्रदेश पूछा है, यानी उसने कोई जलीय क्षेत्र नहीं, उसने थलीय भाग पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 33, भविष्य का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट फ्यूचर, कॉन्टिनेंट ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? और इसका राइट आंसर अफ्रीका है। क्यों है? देखिए, अक्सर बच्चे को यह भी पता होना चाहिए बेसिकली क्यों। आप सोच रहे होंगे सर ने सीधा डायरेक्ट लिख दिया अफ्रीका, और वो ये है कि अफ्रीका महाद्वीप में क्या पाया जाता है? खनिजों का भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो खनिजों का भंडार, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडी की खाड़ी अवस्थित है। विद्यार्थियों, विश्व के सर्वाधिक ऊंचे ज्वार, ध्यान से सुनिएगा, ऊंचे ज्वार यदि कहीं आते हैं तो वो फंडी की खाड़ी में आते हैं। और फंडी की खाड़ी किस महासागर में है? तो वो है अटलांटिक महासागर। कहां है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, यानी जिसे आप अंध महासागर भी कहते हैं। अब आप देखिए, तो इसमें पूछा फंडी खाड़ी स्थित है, तो बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में उत्तर दे दिया, न्यू ब्रंसविक व नोवा स्कोशिया के मध्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखिए, ये अपना भारत है, और भारत में यहां पर नीचे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक है साथियों, इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियां। और अन्नामलाई की पहाड़ियां, इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर एक और पर्वतमाला है जिसका नाम है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला। आप दोनों बातों को नोट कर लीजिए, नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी है और यहां पर क्या है? यहां इसकी जो चोटी है वो तो है दोदा बेटा चोटी, ध्यान रखिए, ये 2637 मीटर है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नाई मुदिक, अन्नाई मुदिक, ध्यान से देखिएगा, अन्नाई मुदिक 2695 मीटर। अब प्रश्न पर आ जाइए, दक्षिण भारत और प्रायद्वीप भारत का सर्वोच्च शिखर तो क्या है? अन्नाई मुदिक, क्योंकि ये तो है 2695 और दोदा बेटा है 2637 मीटर। तो प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, अक्सर इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी मुख्य प्रकार है। तो देखिए, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और अवशिष्ट। अवशिष्ट पर्वतमाला तो नहीं होगी, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? वलित पर्वतमाला। क्या है? वलित पर्वतमाला। ठीक है, वलित पर्वतमाला, नवीन वलित पर्वतमाला हिमालय। यहां पर देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम क्रम होगा। कम नहीं, ये क्रम है सर, इसको थोड़ा सा आप ये एक्चुअल में टाइपिंग के दौरान क्रम होगा। अब देखिए, यहां पर उसने पूछा है पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ये पूर्व है और इधर आपको पश्चिम की तरफ आपको क्रम लगाना है। तो सबसे यहां पर देखिए लंबी पर्वत श्रृंखला जो गई है वो कराकोरम है, यानी पहले नंबर पर ये 3, 100 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखिए 3, ठीक है,
फिर उसके बाद में दूसरी पर्वत श्रृंखला जो इधर यहां पर जो समाप्त होती है वो कौन सी है, लद्दाख। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन ये आ जाएगा। फिर यहां पर एक आएगी, यहां पर कौन सी है, जास्कर, तो यहां पर एक आ जाएगा। और फिर यहां पर जो आएगी वो, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, अब वैसे आप सोच रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट बता देता हूं। एक्चुअल में आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने क्रम जो है वो अलग तरीके से लगाया। सबसे ऊपर तो काराकोरम है, आप जानते हैं काराकोरम। उसके बाद में दूसरी कौन सी है, लद्दाख। तीसरी कौन सी है, जास्कर। और फिर यहां पर कौन सी है, पीर पंजाल। तो ये देख लीजिए आपका ये ऑप्शन। देखिए पहले नंबर पर देखिए 3, फिर 4, फिर 1 और 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी पश्चिम से पूर्व लगाना, ऊपर से नीचे नहीं, पर फिर भी मैंने आपको ये क्रम से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 38 क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? यानी सबसे पहले जब भारत में आर्य आए थे तो वो किस दर्रे से होकर भारत में आए? बहुत अच्छा प्रश्न है जो हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और ज्योग्राफिकल यानी हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल दोनों टाइप्स का क्वेश्चन आपके साथ है। ऐतिहासिक क्वेश्चन भी है और भौगोलिक क्वेश्चन भी। तो खैबर दर्रा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ पर दर्रा दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थिति दी हुई है, यानी एक दर्रे को आपको दूसरे दर्रे से बताना है कि कौन सा दर्रा किधर है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आप मिलाइए, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा ये। यहां पर देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो सबसे पहले तो जहां 3 नंबर ऑप्शन नहीं है खत्म कर दीजिए, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। अब उसके बाद में दूसरा आपके थे बोमडीला, अरुणाचल प्रदेश, यानी 1 नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर, ये भी खत्म हो गया। तुजू दर्रा मणिपुर के अंदर है, आप जानते हैं। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, तो यहां पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने मिला दिया। तुजू दर्रा आप देखिए यहां पर मणिपुर से मिला दिया हमने, आप देख रहे होंगे। यहां पर नाथुला दर्रा सिक्किम से और बोमडीला दर्रा हमने कहां से, अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, और यहां पर जोजिला दर्रा जोड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बहुत क्लियर है, मैं आपको बता देता हूं। नीचे देखिए यहां पर एक शहर है जिसका नाम है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, और इधर एक शहर है जिसका नाम है लेह। ठीक है, लेह लद्दाख जिसे आप कहते हैं। और इन दोनों के बीच में ये एक पर्वतमाला है जिसका नाम है जास्कर पर्वतमाला। और जास्कर पर्वतमाला में यहां पर ये जो दर्रा है आप जिसको देख रहे हैं साथियों, यहां पर ये दर्रा है। ठीक है, ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से। और इस दर्रे का नाम ही क्या है, जोजिला। और जोजिला दर्रा किस पर्वतमाला में है, तो वो कौन सी पर्वतमाला है, जास्कर पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है। तो राइट आंसर श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न था। आज का हमारा कक्षा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब मैं आप सब लोगों से लेता हूं विदा। साथियों कल हम बिल्कुल लाइव आपके साथ में रूबरू होंगे, कल लाइव जुड़ेंगे शाम को। ठीक है, और आपको पहले ही इसकी सूचना मेरे YouTube चैनल पर दे दी जाएगी। आपको अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।